हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो चैप्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में से है। क्योंकि मैंने जब एक एनालिसिस करी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन की, तो मैंने देखा कि जो ये क्वेश्चन सब बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी एक तरीका कि आपको कैसे ये प्रेजेंट करके आना है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगी कि आपको कैसे इनको अटेम्प्ट करके आना है। सबसे पहला है एक्सप्लेन 6 मेजर प्रिंसिपल्स गिवन बाय मैक्स वेबर। कि आपको 6 प्रिंसिपल्स लिखने हैं कि जो किसने प्रोवाइड करे, मैक्स वेबर ने। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप ये नहीं कि आप यहाँ पे 6 पूछे तो आप कितना लिख के आ जाओ, 5। अगर यहाँ लिख दिया है उन्होंने, स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि आपको 6 प्रिंसिपल्स लिख के आने हैं, किसके, मैक्स वेबर के। चाहे वो कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे वो 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो, पर आपको कितने लिख के आने हैं वहां पे, 6। अगर वो स्पेसिफिकली वहां क्या कर दे, मेंशन कर दे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लिख के आना है, सबसे पहले आपको मिड सेक्शन में आंसर नंबर 1 डालना है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो क्लियरली यहाँ पे दिखे कि आप आंसर नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि आप अगर साइड में लिखते हो तो कुछ पेपर्स की गलतियों की वजह से आपका पेपर सही तरीके से नहीं शो हो पाता, तो इसलिए हम बीच में लिखेंगे आंसर नंबर 1 बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ। आपको अपना हर एक थ्योरी का पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है, अगर वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। पहला है, आपको क्या पूछा, मैक्स वेबर का 6 मेजर प्रिंसिपल। तो आपको सीधा 6 मेजर प्रिंसिपल्स लिख के नहीं आने। आपको अगर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए तो आपको पहला उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसने बोला क्या, उसने किस थ्योरी के बारे में बोला। तो उसने बोला था कि जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो एक हाईली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मलाइज्ड है और इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है। जिसने बोला था कि अपने एम्प्लॉयज को आप क्या करोगे, फेयर ट्रीट करोगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए होंगे, ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए इक्वली बने होंगे। हम किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। ये बताने के बाद आप यहाँ पे ला लोगे 6 मेजर प्रिंसिपल। ये नहीं कि गिवन बाय मैक्स वेबर, वो पता है कि वो मैक्स वेबर ने ही हमें दिए हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन बाय मैक्स वेबर। सबसे पहला है अ फॉर्मल हिरारिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉइंट लिख के आपको इसके अंदर का कंटेंट लिख के आना है। जो मेरी पीडीएफ बुक है उसमें मैंने बता रखा है कि आपको कितना कंटेंट लिख के आना है, और आपको वही लिख के आना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपने तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि ये अगर मैं कहती हूँ कि आपको पूरा बुक का लिखना, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इतनी माइंड की पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि हम हर चीज को बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में लिख सके। कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज वहां पे फॉर्म करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप अगर इसको बुक से ही याद कर ले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट बाय रूल्स। आपको इनको बुलेट पॉइंट जो लिखोगे ये आपको टू द पॉइंट लिखने होंगे। ये आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल से मैंने लिखे हैं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए आपके। बिल्कुल भी इसका ये नहीं कि आपने हिरार्किकल स्ट्रक्चर लिख दिया, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। आपको टू द पॉइंट लिखने आना, अ फॉर्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर, और उसके नीचे एक अंडरलाइन करना है जिससे क्लियरली मेंशन हो कि भाई हम ये बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं। क्योंकि हमारे एक ही पेन अलाउड होता है, तो हम पेन को चेंजेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट बाय रूल्स। ये बोलता था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स और रेगुलेशन का होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी। ये क्या बोलता था पॉइंट, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। हमारे ये नहीं कि क्या बोलते कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है जिसको वर्क नहीं आता, जो 100% डेडिकेटेड तो है अपने वर्क के लिए पर उसको काम नहीं आता, नहीं। हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास क्वालिफिकेशन भी हो, स्किल्स भी, जो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो। नेक्स्ट वन इज एन अप फोकस्ड और इन फोकस्ड मिशन। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, टारगेट क्या है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का अप फोकस है, दोनों में से क्या हो सकते हैं, एक ही टारगेट हो सकता है, अप फोकस एंड इन फोकस। अप फोकस बोलता था कि अगर आपका मोटिव है कि अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना, या उनको सेटिस्फाई करना जो आपको गवर्न कर रहे हैं, या आपके जिनके जो शेयर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे ज्यादा है, आप उनको क्या करोगे, मैक्सिमम सेटिस्फाई करोगे, उनको
अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। पर अगर आपका फोकस क्या है, इन फोकस कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आपकी जो कैश लाइन से वो बंद हो, और भी चीजें हैं जो आप अपने अपने एक्सपेंशन करना चाहते हो, अपना ग्रोथ करना चाहते हो, तो आप वो किसमें लोगे, इन फोकस्ड मिशन में। और आपको दोनों लिख के आने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, दोनों में से एक ऑप्ट करता है जो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वन इज पर्पसली इम्पर्सनल, मतलब कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो क्या होंगे, सबके लिए इक्वली लाइबल होंगे, कि आपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो क्या होंगे, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम इक्वली ट्रीट करेंगे। कि अगर कोई चाहे वर्कर लेवल हो चाहे टॉप लेवल हो, कोई मिस्टेक करता है, सेम हम उसको सेम तरीके से अप्लाई करेंगे दोनों पर। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जो भी सिलेक्शन होगा, वो किस बेसिस पे होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। जब हमने ये 6 पॉइंट लिख दिए, तो हमें उसका कंक्लूजन लिख के ऐसे बॉक्स में बंद करके ये लिख के आना है कि जो ये थ्योरी थी इसका कंक्लूजन क्या था। इसका ये था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन हो क्लियरली, इसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड हो, चेन ऑफ अथॉरिटी जो स्ट्रिक्टली फॉलो हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ऐसे करके आओगे अपने एग्जाम को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड। ये जो आपने देखा, ये 8 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे हैं, आपको इनमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करके आने जो आपको सही लगे, जिसमें आप कम से कम टाइम कंज्यूम कर, जो आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठे, जिनका कंटेंट आपको अच्छे से याद है, वो क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कि जो इसके अंदर का कंटेंट है हमारी ICMI की स्टडी मटेरियल में या आपकी बुक में एक एक लाइन में प्रोवाइड करा गया है, पर एग्जाम में तो हम एक एक लाइन नहीं लिख के आएंगे, सही बोल रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं जो सही कंटेंट है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है एक्चुअली में, वो आपको करना पड़ेगा याद, और मैं वो आपको जल्दी ही उसकी PDF प्रोवाइड करूंगी अलग से। सबसे पहला है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल ने कहा देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना जरूरी है, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं यहाँ पे पूरा तो लिख के नहीं दिखाऊंगी इनका, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, पर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगी ये प्रिंसिपल्स कहते क्या थे, पर मैं इसकी आपको इसकी PDF जरूर प्रोवाइड करूंगी, जो आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट लिखे के आने होंगे, बस आपको मेरी PDF में से वहां से याद करना है। क्या बोलता था कि आपको इनके बीच में बैलेंस होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डेट मीन्स कि जो आपके पास पावर है, जो पर्सन है जिसके पास पावर है, वो क्या करेगा, उसका मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसका क्या करेगा, मिसयूज करेगा। पर अगर कोई पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उसे ऑब्लिगेशन तो दे दी कि आपको ये काम को करना है ऑन टाइम, पर आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि आप उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको परचेज कर सको, तो क्या होगा, डिले ऑफ वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको इतनी पावर ही प्रोवाइड नहीं करी कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन टाइम फुलफिल कर सके। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में बोला गया कि हर एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर मिलेगा देन ही विल गेट कंफ्यूज, वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, और वो ये सोचेगा कि मैं किसका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट करूं, और वो करेगा किसी का भी नहीं, पर उसको क्या मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि मैं तो इस बॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था, जिससे क्या होगा रिजल्ट कि हमारे डिफरेंट जो सुपीरियर्स है उनके बीच में ईगो क्लैशिंग की प्रॉब्लम्स अराइज होगी इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। इसमें बोला गया कि हमें हर एक एम्प्लॉय को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करना है।
ये नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हो, हमारा एक कॉम्पिटिटर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है, दोनों ये फर्म्स हैं जो क्या करती हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करती हैं, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 40,000 की सैलरी प्रोवाइड करते हैं, पर ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10,000 की करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सेम स्किल्स है, सेम वो है, पर आप उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। आप उनसे काम तो उतना ही करा रहे हो, पर आप उसको सैलरी क्या कर रहे हो, 10,000 की प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपने उनको सैलरी प्रोवाइड करे ही नहीं। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी मतलब आपको अपने हर एक एम्प्लॉयज को क्या करना है, फेयर ट्रीट करना है। अगर आप सेम एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे को 5,000 प्रोवाइड कर, दैट मीन्स कि आप इक्विटी वाले प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। आपको हर एक एम्प्लॉय को क्या करना है, फेयरली ट्रीट करना है। अगर आप उसको 10,000 कर रहे हो तो आप दूसरे एम्प्लॉय को भी 10,000 प्रोवाइड करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका लेबर का टर्नओवर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये बोलता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज का फ्रीक्वेंटली टर्मिनेट, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर, फ्रीक्वेंटली प्रमोशन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक एक महीने में उनको टर्मिनेट करते रहोगे, ट्रांसफर करते रहोगे, तो क्या होंगे, अपना कहीं पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को कहीं पे समझने में, अपने आप को ढालने में टाइम लगता है। और अगर वो एक महीने में अपने आप को ढाल सक रहा है और ऐसे ही आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अनदर ब्रांच में, देन ही विल गेट नो रिस्पॉन्स। तो उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा, वो अपना बेस्ट ही नहीं दे पाएगा और आप उसका बेस्ट यूज नहीं कर पाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव पॉइंट में बोला कि आपको अपने एम्प्लॉयज से सजेशन लेने चाहिए कि अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कोई भी प्लान्स कर रहे हो, तो उनके सजेशन को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और अगर उनमें से कोई सजेशन क्या है, अच्छा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसको सब क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और उसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बेनिफिट होता है इन फ्यूचर, तो उसके लिए उसको कंपनसेट तो नहीं, रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाए, जिससे कि वो क्या करे, मोर एफर्ट दे और जो इम्प्लॉयज है वो भी उसके प्रति मोटिवेट हो कि हम भी अगर सजेशन देंगे तो हमें भी रिवॉर्ड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल में बोला कि हर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पर्संस क्या करते हैं, काम करते हैं और उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ गोल होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी का भी कुछ ना कुछ गोल होता है। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी नहीं पड़ेगी। पर कभी भी ऐसा हो कि हमारे दोनों गोल, दोनों क्या जा रहे हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है, देन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल गोल तभी फुलफिल हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम कैसे मान ले कि हमारा पर्सनल गोल फुलफिल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या बोला फ्योल ने कि हमने एक चेन ऑफ अथॉरिटी बना रखी है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जिसके अंदर ये हाईएस्ट है, फिर देन लोवेस्ट 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 लोवेस्ट। तो हमें इसको क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक पर्सन को इस लेवल पे बात करनी है तो उसको ये चेन को क्या करना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, चाहे कितना भी डिले हो, चाहे कितने भी डिसीजन मेकिंग में हमारी देरी हो रही हो। मोस्टली ये सुटेबल करता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होता है, देरी से ही होता है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ये प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग होंगी वो बहुत देरी में होंगी। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या मांगता है, क्विक इन डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन तो होगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। ये क्वेश्चन है तो अलग अलग, पर हमने इसको तीनों में इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले आपको साइंस के बारे में लिखना है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में अप्लाई करने हैं। ऐसी आर्ट की पहले डेफिनेशन लिखनी है कि आर्ट होता क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करने हैं, फिर प्रोफेशन, देन उसके
की डेफिनेशन, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करने हैं किसमें, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में, और फिर एक कंक्लूजन लिखना है कि एक्चुअली में जो मैनेजमेंट है वो क्या है। अगर मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, तो लिखता है यस मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। पर हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है किसके, प्रोफेशन के, वो मैनेजमेंट में अभी इंक्लूड नहीं होते हैं, बट वेरी सून ये एक प्रोफेशन जो हमारा मैनेजमेंट है हम उसको प्रोफेशन कह पाएंगे। अब अगला है फादर ऑफ मैनेजमेंट। ये आता है तो बच्चों को पता होना चाहिए जो हमारे फादर ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन है, हेनरी फ्यू। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज F.W. टेलर, और आपको पूरा लिख के आना है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। उनका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर, क्योंकि आप उसको किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करो, कहीं पे भी अप्लाई करो, वो कहाँ हो जाएंगे, वहां पे अप्लाई होने लग जाते हैं, कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होती। अब हम बात करें मैचिंग की, 5 मार्क्स का आता है, मैंने बताया था बोथ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप इजीली स्कोर कर पाते हो। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट दैट इज हेनरी फ्यू। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज जर्मन फीचर्स, फादर नहीं है, फीचर्स है, दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप था ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें अपने प्लानिंग के डिपार्टमेंट को और अपने ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा और दोनों के लिए एक्सपर्ट ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्सन हर एक चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। किसने बोला था, ये टेलर ने बोला था। अगर हमें प्लानिंग में मोर फोकस करना है, उसको अच्छे से करना है, तो हमें दोनों के एक्सपर्ट को अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एस्पिरिट दी कॉर्प्स। इसमें क्या बोलता था कि टीम वर्क से काम करना, एज अ आई नहीं, आइसोलेशन में नहीं, कैसे, एज अ वी काम करना है। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो था रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपको हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी, जो आप इजीली विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। ये आपके बेनिफिट्स के लिए मैं बना रही हूँ क्लासेस, तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखें और आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है।